नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और सबसे पहले वही अपने दो शब्द, तो उनमें अपन सबसे पहले पारिभाषिक शब्दावली देखते हैं। तो उसमें यदि पहला शब्द देखें तो देखिए ACCOUNT, फिर ABILITY। शब्द क्या बना? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? देखिए, अकाउंट अगर याद नहीं रहे तो ये तो अकाउंट है, और एक ये एबिलिटी शब्द अपन पिछली क्लास में देख ही चुके हैं। तो अकाउंट एबिलिटी, तो ये शब्द हो गया। एबिलिटी भी आ जाता है लिखा हुआ, कहीं कहीं एबिलिटी भी आ जाता है, तो एबिलिटी आप लिख सकते हो। अकाउंट और एबिलिटी से मिलकर क्या बना लिया गया? अकाउंटेबिलिटी शब्द बना लिया गया, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? जवाबदेही। और आपको मैं बता देती हूँ, ये पटवार में पूछा गया शब्द है, जवाबदेही। उसके साथ साथ दूसरा शब्द यदि अपन देखें तो HONORARY शब्द क्या बना? ऑनरेरी। और इसका हिंदी अर्थ यदि अपन देखें तो वो होता है अवैतनिक। यदि कोई अवैतनिक अवकाश ले लेता है तो उसके लिए ऑनरेरी शब्द काम में लिया जाता है। उसके बाद राजस्थानी के शब्द देखिए, राजस्थानी के शब्दों की यदि बात करें तो एक शब्द होता है सारेठा। सारेठा का शाब्दिक अर्थ, सारेठा राजस्थानी का शब्द है और हिंदी में जिसे सीमा कहते हैं। और उसके बाद अगला शब्द यदि अपन देखें तो खेटक। खेटक एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है ढाल। कहते हैं ना, ये तो मेरी ढाल है, तो उसी प्रकार से ढाल। ढाल शब्द ढाल शब्द को राजस्थानी में क्या कहा जाता है? खेटक। यहाँ पर अपनों ने 4 शब्द देखे हैं, 2 पारिभाषिक शब्दावली के और 2 राजस्थानी के। यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद अपन बढ़ते हैं अपने मूल टॉपिक सर्वनाम की तरफ आगे की क्लास में। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, ऑनरेरी यानी अवैतनिक, सारेठा यानी सीमा, खेटक अर्थात ढाल। ये 4 शब्द अपनों ने देखे हैं आज की क्लास में। और अब अपन बढ़ते हैं अपनी आगे की क्लास सर्वनाम शब्दों पर। सर्वनाम शब्द अपन पढ़ रहे थे और हम जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। और अपन इस क्लास में जो पढ़ रहे थे वो उदाहरण पढ़ रहे थे। और कौन से सर्वनाम के पढ़ रहे थे? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण पढ़ रहे थे। अपन सर्वनाम के विभिन्न भेदों में पहला भेद जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उससे संबंधित कुछ उदाहरण देख रहे थे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, ये अपन 2 क्लासेस में लगातार देखते आ रहे हैं और उसमें विभिन्न उदाहरण भी अपनों ने देखे। अब मैं एक एक 2-2 उदाहरण वैसे ही लिखती जा रही हूं। मैं उदाहरण लिखूंगी, आप स्वयं तय करेंगे कि कौन से में कौन सा उदाहरण जाएगा, कौन सा उत्तम पुरुष में जाएगा, कौन सा मध्यम पुरुष में जाएगा और कौन सा अन्य पुरुष में जाएगा। यहां पर उदाहरण कुछ इस प्रकार से है। मुझे कल शाम तक अपना काम समाप्त करना है। अगला उदाहरण है, मैं जो रेखांकित कर रही हूं उनके सामने आपको लिखना है। आप ये इस प्रकार से डैश करके स्वयं लिखेंगे कि कौन सा सर्वनाम इसमें है। ये वाक्य है, मैं कह चुका हूं कि वह बीमार है। ठीक है। उसके बाद अगला उदाहरण, मैंने आपको बताया कि नदियां सूख रही
है। ठीक है, अगला वाक्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप अच्छे वक्ता भी थे। ये कुछ उदाहरण है। यदि एक उदाहरण और देखें तो पर ये बड़ा हो जाएगा, चलो छोटा उदाहरण देख लेते हैं। तुम उसकी सहायता अवश्य करोगे। अब ये वाक्य है, इनमें आप खुद चयन कीजिए। उम्मीद करती हूं आपने देख लिया होगा, चयन कर लिया होगा। मुझे कल शाम तक अपना काम समाप्त करना है, तो यहां पर जो मुझे आया है वो वक्ता ने स्वयं के लिए काम में लिया है, तो इसलिए उसमें कौन सा माना जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं कह चुका हूं यानी वक्ता बोल रहा है, वो स्वयं कह रहा है कि मैं कह चुका हूं, यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मान लिया जाएगा। और उसके बाद वह बीमार है, मैं कह चुका हूं कि वह बीमार है। अब वह किसके लिए आया है? अन्य के लिए आया है, तो ये किस में चला जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बता दिया, मैंने यानी वक्ता स्वयं के लिए बोल रहा है, तो वो कौन से में जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक में जाएगा। और आपको बताया यानी श्रोता के लिए कहा जा रहा है, तो किस में जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति थे। आप अच्छे वक्ता भी थे, यानी किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए ये आप शब्द किस में जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। और यहाँ पर एक वाक्य और लिखा था, तुम उसकी सहायता अवश्य करोगे, श्रोता के लिए, तो इसलिए किस में जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। उम्मीद करती हूँ अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पुरुषवाचक उदाहरण। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद अपन बढ़ते हैं सर्वनाम के अगले भेद की तरफ। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 ही भेद हैं, और तीनों के तीनों भेद अपनों ने अच्छे से पढ़ लिए हैं। उसके बाद दूसरा भेद कौन सा? दूसरा भेद आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अपनों ने दूसरे भेद के रूप में निश्चयवाचक सर्वनाम को देखा था। अब उसके संबंध में कुछ बातें। भेद दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम को देखते हैं, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यदि किसी सर्वनाम शब्द से या यदि किसी सर्वनाम शब्द द्वारा निश्चितता प्रकट की जाए, तो वहां पर वह सर्वनाम शब्द कौन सा माना जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। यदि अपन पहचान की बात करें, तो देखिए पहचान के संदर्भ में इसके लिए शब्द आते हैं यह, वह, ये, वे, और इसके साथ साथ वो शब्द भी आ जाता है, परंतु आप बाद में समझ ही जाओगे। यह, वह, ये, वे चारों शब्द देख लो। अब आपको समस्या आ रही होगी कि ये तो अपन देख चुके, ये तो अपन चारों देख चुके, किसमें? अन्य पुरुष में। अब ये इसमें फिर आ गया, तो अब इसका चयन किस प्रकार से करना होगा? सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज क्लियर कर लेना आवश्यक है। और महत्वपूर्ण चीज क्या है कि यदि किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर यह वह काम में लिया जाए, स्थान पर यह वह काम में ले लिया जाए, तो वहां पर तो कौन सा माना जाएगा?
अन्य पुरुषवाचक या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। संज्ञा के स्थान पर अन्य, जैसे मान लो यह जा रहा है, वह आ रही है, तो यह जा रहा है, यह कौन है, एक संज्ञा है, उसका कोई न कोई नाम होगा, तो उसके जगह यदि काम में लिया जा रहा है, वह आ रहा है, ये जा रहे हैं, वे आ रहे हैं, वे कल आएंगे, वे परसों आएंगे, ये कल जाएंगे, तो इस प्रकार यदि संज्ञा शब्द के स्थान पर यदि कोई काम में लिया जाए तब तो होगा पुरुषवाचक। और यदि संज्ञा के स्थान पर न आकर और संज्ञा के साथ संकेत के रूप में यदि इनका प्रयोग किया जाए तब यहां पर कौन सा माना जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। अब कुछ जगहों पर मैं देखती हूं कि सामान्यतः ये कह दिया जाता है कि व्यक्ति के स्थान पर यह वह ये वे आ रहे हैं तब तो पुरुषवाचक, और वस्तु स्थान के संदर्भ में यह वह ये वे आ रहे हैं तो निश्चयवाचक। बिल्कुल गलत बात, ठीक है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना। इस व्यक्ति और स्थान का कुछ भी मोल नहीं है, बिल्कुल अलग अलग नहीं किए जा सकते। व्यक्ति के संदर्भ में भी ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, व्यक्ति यानी दोनों ही वाक्यों में आ सकते हैं। यदि व्यक्ति के स्थान पर आया तो ये, परंतु ये संकेत के रूप में आता है। इतना सा अंतर अपने को समझना है। कैसे, मान लीजिए एक वाक्य अपने सामने है, अभी अपनों ने जो देखा, या दूसरे वाक्य में देख ले, वह पढ़ रहा है। अब यहां पर देखिए, वह पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, कोई न कोई संज्ञा पढ़ रहा है, तो इसलिए संज्ञा के स्थान पर काम आया, तो इसलिए वह शब्द कौन सा माना जाएगा, अन्य पुरुषवाचक यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। अब मैं वाक्य को इस प्रकार से लिख दूं कि वह गाय है। अब यहां पर गाय के लिए कहा जा रहा है कि वह है, यानी गाय की तरफ संकेत किया जा रहा है। अब यहां पर गाय के लिए वह संकेत करके कहा जा रहा है, तो इसलिए ये शब्द किस में जाएगा, निश्चयवाचक। और आप वाक्य देख लीजिए, सामान्यतः यूं कह दिया कि वो पढ़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, वह गाय है, इसका मतलब वह गाय ही है, निश्चयात्मकता प्रकट हो रही है, इसलिए इसमें निश्चयवाचक के सर्वनाम में माना जाएगा। अन्य उदाहरण यदि अपन देखें तो देखिए, एक वाक्य अपने सामने ही है कि यह बिलायती चूहा है। अब चूहे की तरफ संकेत किया जा रहा है कि ये चूहा है ना, ये साधारण चूहा नहीं है, ये बिलायती चूहा है, तो संकेत किए जाने के कारण यह शब्द किस में जाएगा, निश्चयवाचक में। इसी प्रकार से मैंने यूं कहा कि वह मेरी घड़ी है, और जैसे यूं कहा कि वह मेरी घड़ी है, यानी मैंने संकेत करके कहा कि वह मेरी घड़ी है, तो यहां पर कौन सा सर्वनाम माना जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। एक यदि अपन, और यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, तभी तक अपन कुछ और वाक्य और देखेंगे। यदि और वाक्य देखें, मुकेश ने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर ही लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से संकेत के रूप में आने पर निश्चयवाचक और संज्ञा के स्थान पर काम आने के कारण वो पुरुषवाचक। अब आपके सामने वाक्य है, एक वाक्य क्या है, मुकेश ने सुरेश से पुस्तक की ओर संकेत करते हुए कहा कि, क्या कहा, यह लाना वह नहीं। ये लो जी, यह और वह,
दोनों के दोनों किस में जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम में जाएंगे। मुकेश, अब आपको संकेत वाली बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुकेश ने सुरेश से पुस्तकों की ओर इशारा करते हुए यूं कहा कि वो लानी है और वो नहीं लानी, यानी यह लाना है और वह नहीं लाना है। जैसे ही संकेत हुआ वैसे ही कौन सा सर्वनाम हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। और उसी प्रकार से यदि मान लो ये वाक्य आ जाए कि यह है मेरा घर है, तो यह घर किसका है, मेरा है। और कौन सा घर, यह है। अब संकेत किया जा रहा है तो इसलिए कौन सा जाएगा, निश्चयवाचक। और यदि आपको पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में कंफ्यूज नहीं होना है तो आप तो इतना याद रखो कि निश्चय का पर्याय ही मान लो संकेत। संकेत आएगा वहीं पर निश्चय आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक वाक्य है, यह राधा की गाय है। अब ये गाय किसकी है, राधा की है। तो यह कौन सा शब्द, यह किस में जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। एक अजीब सा अलग सा उदाहरण था, इस बार भी यही प्रथम आएगा। ये आपको वाक्य अलग से ध्यान में रखना होगा। इस बार भी यही, अब यही यहां पर देखेंगे तो किसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, लेकिन दबाव देके यानी यह के साथ अविकारी ही काम में लिया गया है, यानी यह जोड़े ही। तो यही शब्द बनने के कारण और यहाँ पर दबाव देकर और संकेत किए जाने के कारण यहाँ पर यही शब्द पुरुषवाचक नहीं जाएगा, किस में जाएगा, निश्चयवाचक में जाएगा। इस प्रकार के वाक्य यदि आ जाए तो वो भी किस में जाएंगे, निश्चयवाचक में। पहले तो आप संकेत वाली बात क्लियर कर लो और उसके बाद यदि कहीं पर दबाव देकर भी बात कही जाए, सामान्य वाक्य है तो पुरुषवाचक, दबाव देकर बात कही जा रही है तो कौन सा जाएगा, निश्चयवाचक में चला जाएगा। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर या अगले भेद की तरफ, ठीक है। यहाँ पर अपनों ने निश्चयवाचक का अध्ययन किया है और निश्चयवाचक के बाद अपनों ने सर्वनामों का कौन सा भेद देखा था, अनिश्चयवाचक। सबसे आसान, सबसे सरल और सबसे जल्दी से और सीधे से समझ में आने वाला भेद कौन सा माना जाता है, तीसरा भेद। और तीसरा भेद कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान क्या होती है, सबसे पहले तो देखिए, जिस सर्वनाम शब्द से अनिश्चितता प्रकट की जाए, अनिश्चितता प्रकट की जाए अर्थात निश्चित नहीं हो, यानी किसी संज्ञा की निश्चितता नहीं होना, तो वहां पर कौन से सर्वनाम माने जाएंगे, अनिश्चित सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम वहां पर माने जाएंगे। तो अनिश्चितता की स्थिति रहने पर वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। और इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है कोई, कुछ, किसी, ये इसकी पहचान होती है। सामान्य से शब्द है और ये तो ऐसे उदाहरण होते हैं कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि कहां पर अनिश्चितता है। यदि अपन वाक्य प्रयोग के आधार पर देखें तो देखिए, आप घर के अंदर बैठे हो और उसी समय यूं दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, आप बाहर गए, आपने देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप पहचान नहीं सकते, ठीक है। तो आपने अपने पिता को आवाज या घर में जो भी पुरुष है उसको आवाज लगाते हुए कहा कि कोई आया है। अब आपको ये तो पता है कि आया तो है, परंतु वो है कौन ये आप नहीं जानते, यानी यहाँ पर अनिश्चितता है। तो इसलिए यहाँ पर कोई शब्द किस रूप में प्रयोग में जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। अब यहाँ पर ये तो हो गया कि आपने जाकर दरवाजा खोल लिया
और उस समय आपको समझ में नहीं आया, उस व्यक्ति को आप नहीं पहचान रहे। मान लो आपने अभी दरवाजा खोला ही नहीं, आप अंदर ही बैठे और जैसे ही दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो आपने बिना खड़े हुए वहीं पर यूं कह दिया कि कोई आया है। इसका मतलब कोई तो आया है, अब कौन है कैसे है वो आपको कुछ नहीं पता। तो वहां पर अनिश्चितता की स्थिति रहने के कारण और कौन सा सर्वनाम माना जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। जैसे मान लो एक उदाहरण है कि कोई आपको बुला रहा है। अब कोई बुला तो रहा है लेकिन आप नहीं जानते कि वो कौन है, तो इसलिए अनिश्चितता की स्थिति रहने के कारण कौन सा सर्वनाम माना जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। अब जैसे ही मान लो आप कहीं बाहर गए हुए हो, कहीं गांव गए हुए हो या स्कूल कॉलेज गए हुए हो, आप घर पे गए और घर पे जाते ही आपको बहुत तेज भूख लगी। आपने यूं कहा कि कुछ दे दो, आप कुछ दे दो खाने के लिए, आपको कुछ न कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए आपको नहीं पता, बस आपको बहुत तेज भूख लगी हुई है, चूहे पेट में दौड़ रहे हैं, यहाँ तक कि चूहे पेट में दौड़ दौड़ कर आए भी बना चुके हैं, तो इसलिए अब आपको कुछ न कुछ खाने को चाहिए। अब क्या आएगा सामने से ये आपको कुछ नहीं पता, तो इसलिए कुछ अनिश्चितता प्रकट कर रहा है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक में जाएगा। उसी प्रकार से किसी ने कहा था कि तूफान आने वाला है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से आज मिले, ऐसे ही आप कहीं जा रहे थे और रास्ते में वो व्यक्ति मिल गया आपको और उसने यूं कह दिया कि मान लो वैसे ही आप अपनी आपस में बातचीत होने लगी तो उसने आपको कह दिया कि तूफान आने वाला है। अब आप उस बात को भूल भी चुके हो, ठीक है, परंतु 5-7 दिन बाद ये होता है कि परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि तूफान आने वाला है और आपके घर के लोग भी आपको बताते हैं कि तूफान आने वाला है, हमने न्यूज में देखा था, तो आपको भी वो व्यक्ति याद आएगा और आप यूं कहेंगे कि मुझे भी किसी ने कहा था कि तूफान आएगा। यानी आपको निश्चित रूप से याद नहीं है कि वो कौन था, परंतु किसी ने आपको कहा था। तो यहाँ पर भी अनिश्चितता की स्थिति रहने के कारण कौन सा सर्वनाम माना जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित यदि और उदाहरण देखना चाहें तो अपन वो भी देख लेते हैं। हाँ, अब यूं हुआ कि आप घर पे बैठे हैं, ठीक है, आप बाहर गए, कोई किसी ने दरवाजा खटखटाया और आप बाहर गए, तो बाहर थे तो कोई व्यक्ति खड़े थे, उन्होंने यूं कहा कि मैं मिस्टर शर्मा हूं, आपके पिता घर पे हैं। तब आपने यूं सोचा कि मैं तो पहचानता ही नहीं हूं, तो आप पहचानते तो नहीं हो, परंतु आपने फिर आकर यूं कहा, घर पे अंदर आकर यूं कहा कि कोई आया है, या फिर यूं कहा कि कोई मिस्टर शर्मा आपको बुला रहे हैं। कोई आया है और या फिर इस वाक्य को मैं ये लिख देती हूं। अब ये वाक्य मान लीजिए आप अलग अलग है ही अलग अलग, ये कोई आया है और कोई मिस्टर शर्मा आपको बुला रहे हैं। अब कोई आया है, यहाँ पर कोई अनिश्चितता है और यहाँ पर कोई मिस्टर शर्मा आपको बुला रहे हैं, ये भी अनिश्चितता है। अब यहाँ पर ये आपके सामने एक प्रश्न के रूप में है। इस प्रश्न का जवाब मैं भी आपको कल दूंगी और आप स्वयं तय कीजिए। यदि आपको पता हो तो आप अभी अपनी बुक में नोट कीजिए कि कोई मिस्टर शर्मा आने पर ये कोई शब्द किस रूप में आया है और इसमें कौन सा माना जाएगा, क्या माना जाएगा, ये आप अपनी बुक में लिखें और कल की क्लास में फिर देखिए कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपन अगला भेद पढ़ते हैं। देखिए, सर्वनाम के भेदों में पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चयवाचक, 3 भेद अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन बढ़ते हैं चौथे भेद की तरफ। चौथा भेद कौन सा,
संबंध वाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के मध्य या दो स्थानों के मध्य यदि किसी शब्द के माध्यम से, किसी सर्वनाम शब्द के माध्यम से संबंध बताया जाए तो वहां पर कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? संबंध बोधक सर्वनाम माना जाएगा। देखिए, पहले तो यदि इसकी पहचान देखें तो पहले तो जो और सो, इन शब्दों के माध्यम से अधिकतर संबंध बताने से संबंधित वाक्य प्रयोग में लाए जाते थे। अधिकतर ऐसे ही वाक्य होते थे। परंतु आजकल है वो जो के साथ अनेक अन्य प्रकार के शब्द भी आ जाते हैं। जैसे जो के साथ वह भी आ जाता है। जैसे यदि अपन उदाहरण में देखें तो जो सोएगा सो खोएगा, और यदि इसमें देखें तो जो आया है वह जाएगा। तो इस प्रकार से आजकल है वो जो के साथ सो के बजाय और अन्य उदाहरण भी आ जाते हैं या अन्य शब्द भी प्रयोग में लिए जाते हैं। उसी प्रकार से यदि अन्य पहचान करने के शब्द देखें तो जिसकी, उसकी, ये शब्द भी, और जिसे, उसे, अगर इस प्रकार के दो शब्द आपको दिखाई दें, यानी दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द या दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द आ जाएं, तो वो किस में जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और देखनी है। देखिए, सामान्यतः तो नहीं पूछा जाता, एक बार एग्जाम में यूं पूछ लिया गया था कि जो आया है वह जाएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न में और वह को रेखांकित करते हुए और यूं पूछ लिया कि ये शब्द है, यानी इसमें क्या है, तो जो विकल्प थे कुछ इस प्रकार से थे कि ये शब्द संबंधवाचक है, संबंधवाचक है। दूसरा विकल्प था पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक है। तीसरा था सह संबंधवाचक है, संबंधवाचक है। और चौथा विकल्प था निजवाचक है। अब इस प्रकार के उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए अपन पहले एक चीज समझते हैं। देखिए, जैसे शुरू होने वाला कोई भी शब्द है, सभी में दो शब्द हैं, तो जैसे शुरू होने वाला है, जैसे जिसे हो गया, जिसकी हो गया, जो हो गया, जो हो गया, यानी ये जैसे शुरू हो रहे हैं, तो जैसे शुरू होने वाले शब्द तो क्या कहलाते हैं इस प्रकार के वाक्यों में? संबंधवाचक कहलाते हैं। और जय के साथ अन्य जो सहायक शब्द आता है उसे, जैसे मान लो वह या कोई भी अन्य शब्द है, उसकी, उसे, ये अन्य शब्द आ रहे हैं, उनको अपन सह संबंधवाचक कहते हैं, सह संबंधवाचक। अब इनको सह संबंधवाचक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संबंधवाचक का सहयोग कर रहे हैं, तो इसलिए इनको सह संबंधवाचक शब्द भी कहा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे शुरू होने वाले संबंधवाचक शब्द कहलाएंगे और इनकी सहायता करने वाले सह संबंधवाचक शब्द भी कहलाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। और यदि अपन वाक्यों की बात करें तो देखिए, ये ऐसे वाक्य होते हैं जो सामान्यतः एक बार पढ़ने से ही समझ में आ जाते हैं, परंतु फिर भी अपन, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद आपको मैं बता देती हूं कि इस प्रकार के शब्द, यदि इस प्रकार के वाक्य कहीं भी समझ में नहीं आए, आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि फिर से देखना चाहिए, तो कल अपन फिर से इसके संबंध में कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूं कि यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा, और बाकी का अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।